नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर जिसका नाम है एमएल मॉडल लाइफ साइकिल, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन। आपने अब तक मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके टाइप्स जैसे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में सीखा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जब एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जाता है तो वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है। इसे हम मॉडल लाइफ साइकिल कहते हैं। इस लाइफ साइकिल में डेटा कलेक्ट करने से लेकर मॉडल को ट्रेन करना, वैलिडेट करना, इवैल्यूएट करना और फिर डिप्लॉय करके मॉनिटर करना शामिल होता है। जैसे किसी रेसिपी को पकाने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, वैसे ही एमएल में भी ये स्टेप्स जरूरी हैं ताकि मॉडल सही तरीके से काम करे और भरोसेमंद हो। इस लेक्चर में हम हर स्टेप को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट जर्नी के साथ। मशीन लर्निंग मॉडल का लाइफ साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जिससे हम मॉडल को सही तरीके से ट्रेन और डिप्लॉय कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है डेटा कलेक्ट करने से। इसके बाद आता है प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम रॉ डेटा को साफ और उपयोगी बनाते हैं। फिर मॉडल को ट्रेन किया जाता है, यानी उसे एग्जाम्पल्स देकर सिखाया जाता है। वैलिडेशन फेज में हम देखते हैं कि मॉडल कितना अच्छा सीख रहा है और उसे ट्यून करते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है, जहां मॉडल को बिल्कुल नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है। और आखिर में मॉडल को डिप्लॉय किया जाता है, यानी किसी ऐप या वेबसाइट पर इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। ये पूरा लाइफ साइकिल बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा एआई सिस्टम रिलायबल, एक्यूरेट और एथिकल बना रहे। हर स्टेप के अपने टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम अगले स्लाइड्स में सीखेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल की सफलता की शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग से। हम जो रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं वो कई सोर्सेज से आ सकता है, जैसे सेंसर्स, वेबसाइट्स, यूजर इंटरैक्शंस, सर्वेज या इवन हैंड रिटन फॉर्म्स। लेकिन रॉ डेटा अक्सर गंदा होता है, उसमें डुप्लीकेट्स, एरर्स, मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग, यानी खराब और बेकार एंट्रीज को हटाना। फिर आता है एनकोडिंग, जिससे हम टेक्स्ट या कैटेगोरिकल डेटा को नंबर्स में बदलते हैं ताकि मॉडल उसे समझ सके। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की जरूरत होती है ताकि सभी फीचर्स एक जैसी स्केल पर आ जाएं। उदाहरण के लिए एक फीचर अगर 0 to 1 के बीच है और दूसरा 100-1000 के बीच, तो मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। प्री प्रोसेसिंग जितनी अच्छी होगी, मॉडल उतना फास्ट और एक्यूरेट सीखेगा। इसलिए इसे एमएल पाइपलाइन की फाउंडेशन माना जाता है। जब हमारा डेटा रेडी हो जाता है तो अगला स्टेप होता है डेटा सेट को 3 हिस्सों में बांटना: ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट वो डेटा होता है जिससे मॉडल सीखता है। वैलिडेशन सेट वो होता है जिससे हम मॉडल को ट्यून करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर है या कौन से पैरामीटर्स अच्छे हैं। और टेस्ट सेट उस फाइनल एग्जाम की तरह होता है जिससे हम मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बिल्कुल नए और अनसीन डेटा पर। एक कॉमन स्प्लिटिंग रेशियो होता है 70 आवर्स 15 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स या 80 आवर्स 10 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ऐसा करने से मॉडल ज्यादा जनरलाइज्ड होता है और ओवरफिटिंग से बचता है। हर डेटा सेट का अपना यूनिक रोल होता है। अगर हम वैलिडेशन डेटा का यूज ना करें तो हमें मॉडल ट्यूनिंग में मुश्किल हो सकती है, और अगर टेस्ट डेटा को पहले ही यूज कर लिया जाए तो फाइनल इवैल्यूएशन बायस्ड हो जाएगा। इसलिए यह स्प्लिटिंग एमएल के प्रोसेस में बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग की, जो एमएल के सबसे इंपैक्टफुल स्टेप्स में से एक होता है। फीचर सिलेक्शन का मतलब है डेटा के अंदर से उन वेरिएबल्स या कॉलम्स को चुनना जो प्रिडिक्शन में मदद करते हैं और बाकी को हटा देना। जैसे अगर हम किसी छात्र के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो अटेंडेंस और होमवर्क स्कोर जैसे फीचर्स यूजफुल होंगे, लेकिन स्टूडेंट आईडी शायद नहीं। दूसरी तरफ फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है नए और मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट करना। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे एज फीचर निकाल सकते हैं। पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एन्कोडिंग मेथड्स और बिनिंग टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। ये स्टेप मॉडल की एक्यूरेसी को बहुत प्रभावित करता है और ट्रेनिंग टाइम भी घटाता है। सही फीचर सिलेक्शन से मॉडल ज्यादा तेज, सटीक और एक्सप्लेनेबल बनता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन और क्लीनिंग एक ऐसा स्टेप है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर जब आप ग्रेडियंट बेस्ड मॉडल जैसे न्यूरल नेटवर्क्स या लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हों। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि सभी न्यूमेरिकल फीचर्स को एक समान स्केल पर लाना ताकि कोई भी फीचर डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे। सबसे कॉमन मेथड्स हैं मिन मैक्स स्केलिंग 0 से 1 के बीच और Z स्कोर स्केलिंग मीन इक्वल्स 0, STD इक्वल्स 1। वहीं क्लीनिंग में हम नॉइज हटाते हैं,
जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स, इररेलेवेंट सिंबल्स या डुप्लीकेट रोज। साथ ही आउटलायर्स को भी केयरफुली हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि ये मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक सैलरी कॉलम में सारी वैल्यूज 30,000 से 80,000 के बीच हैं, लेकिन एक वैल्यू 10 लाख है, तो वो आउटलायर है। डेटा जितना साफ और नॉर्मलाइज्ड होगा, मॉडल उतना अच्छा सीख पाएगा और उतनी ही फेयर प्रेडिक्शंस देगा। मॉडल सिलेक्शन का मतलब होता है ये तय करना कि किस टाइप का एल्गोरिथम आपके प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में आप कैटेगरीज प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे स्पैम या नॉट स्पैम। रिग्रेशन में आप न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हाउस प्राइस या टेम्परेचर। फिर आप देखते हैं कि आपके पास कितना डेटा है, मॉडल को कितनी स्पीड चाहिए और एक्सप्लेनेबिलिटी कितनी जरूरी है। डिसीजन ट्रीज एक्सप्लेनेबल होते हैं, लेकिन एसवीएम एक्यूरेसी के लिए अच्छे माने जाते हैं। कभी कभी मल्टीपल मॉडल्स ट्राई करना और कंपेयर करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है। वैलिडेशन स्कोर देखकर बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया जाता है। ग्रिड सर्च एक ऑटोमेटेड तरीका होता है जो मल्टीपल मॉडल्स और उनके पैरामीटर्स को ट्राई करके बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढता है। मॉडल सिलेक्शन का गोल होता है सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट सोल्यूशन ढूंढना। अब आता है वो मोमेंट जिसका हर एमएल मॉडल इंतजार करता है, ट्रेनिंग। इस फेज में हम ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में फीड करते हैं और मॉडल उस डेटा से सीखता है। ये लर्निंग प्रोसेस आइटरेटिव होती है, यानी मॉडल बार बार डेटा को देखकर अपने इंटरनल पैरामीटर्स जैसे वेट्स को एडजस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम एपॉक्स में डिवाइड करते हैं। एक इपॉक मतलब मॉडल ने पूरा डेटा एक बार देख लिया। लर्निंग रेट एक इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर होता है जो तय करता है कि मॉडल कितनी तेजी से वेट्स को चेंज करेगा। इस दौरान हम लॉस फंक्शन या एक्यूरेसी को मॉनिटर करते हैं ताकि हमें पता चले कि मॉडल इंप्रूव हो रहा है या नहीं। जब मॉडल की परफॉर्मेंस स्टेबलाइज हो जाती है, यानी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही, तब हम ट्रेनिंग रोक देते हैं और ट्रेन मॉडल को सेव कर लेते हैं। यही मॉडल फिर वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए रेडी होता है। मशीन लर्निंग मॉडल के काम को फाइन ट्यून करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो मॉडल खुद ट्रेनिंग के दौरान सीखता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में वेट्स और बायस या न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स बिटवीन लेयर्स। वहीं हाइपर पैरामीटर्स वो होते हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग से पहले मैन्युअली सेट करते हैं, जैसे लर्निंग रेट, डिसीजन ट्री की डेप्थ या इपॉक्स की संख्या। हाइपर पैरामीटर्स का ट्यूनिंग बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये मॉडल की एक्यूरेसी और ट्रेनिंग स्पीड पर बड़ा असर डालते हैं। जैसे अगर लर्निंग रेट बहुत ज्यादा है तो मॉडल ओवरशूट कर सकता है, और अगर बहुत कम है तो ट्रेनिंग बहुत स्लो हो जाएगी। ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च दो पॉपुलर टेक्निक्स हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। बेस्ट मॉडल पाने के लिए हमें कई कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ता है और वैलिडेशन स्कोर से सबसे अच्छा सेट चुनना होता है। अब बात करते हैं वैलिडेशन टेक्निक्स की, जिनमें सबसे पॉपुलर है क्रॉस वैलिडेशन। जब हमारे पास डेटा कम होता है या हमें मॉडल की रोबस्टनेस चेक करनी होती है, तब क्रॉस वैलिडेशन बहुत यूजफुल होता है। इसका सबसे कॉमन वर्जन है के-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जहां हम डेटा को के हिस्सों में बांटते हैं और हर बार एक हिस्सा वैलिडेशन के लिए और बाकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें मॉडल के मल्टीपल परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स मिलते हैं और ये एवरेज स्कोर ज्यादा स्टेबल होता है। क्रॉस वैलिडेशन बायस और वेरिएंस को कम करता है और हमें ओवरफिटिंग से बचने में मदद करता है। साथ ही ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी यूज होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं तो आपका डेटा 5 बार अलग अलग तरीके से ट्रेन और वैलिडेट होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि मॉडल कितना जनरलाइज्ड है और नए अनसीन डेटा पर कैसे परफॉर्म करेगा। जब हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो दो मेजर प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग तब होता है जब मॉडल बहुत सिंपल होता है और ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से सीख ही नहीं पाता। ऐसे मॉडल का ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी लो होता है और वो बेसिक पैटर्न्स तक नहीं पकड़ पाता। दूसरी ओर, ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ट्रेनिंग डेटा को बिल्कुल ज्यादा याद कर लेता है, यहां तक कि नॉइज भी। इससे होता यह है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बहुत हाई होती है, लेकिन जब हम उसी मॉडल को नए टेस्ट डेटा पर चलाते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है। आइडियल मॉडल वो होता है जो ट्रेनिंग डेटा को सही से सीखे लेकिन जनरलाइज भी कर पाए। इस बैलेंस को समझने के लिए हम लर्निंग कर्व्स विजुअलाइज करते हैं और रेगुलराइजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अगले स्लाइड में समझेंगे। अब हम समझते हैं रेगुलराइजेशन, जो एक ऐसी टेक्निक है जिससे मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाया जाता है। रेगुलराइजेशन का मतलब होता है
मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को पेनलाइज करना ताकि वो अननेसेसरी पैटर्न्स को मेमोराइज न करे। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, L1 रेगुलराइजेशन जिसे लासो भी कहते हैं और L2 रेगुलराइजेशन जिसे रिच कहते हैं। L1 टेक्निक मॉडल के कुछ वेट्स को 0 बना देती है जिससे ऑटोमैटिक फीचर सिलेक्शन भी हो जाता है। वहीं L2 टेक्निक वेट्स को बहुत बड़े होने से रोकती है जिससे मॉडल छोटे और स्मूथ पैरामीटर्स के साथ काम करता है। रेगुलराइजेशन न्यूरल नेटवर्क्स और रिग्रेशन दोनों में यूज होता है। यह टेक्निक मॉडल को जनरलाइज करने में मदद करती है, यानी वो नए अनसीन डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। रेगुलराइजेशन बहुत जरूरी होता है जब आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा हो या फीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो। जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो मॉडल इवैल्यूएशन के लिए कई मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं। सबसे बेसिक मैट्रिक है एक्यूरेसी, जो बताता है कि टोटल प्रेडिक्शंस में से कितने सही हुए। लेकिन एक्यूरेसी अलोन अक्सर गलत पिक्चर दिखा सकता है, स्पेशली जब डेटा इम्बैलेंस्ड हो। इसलिए हमें प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर जैसे मैट्रिक्स को भी समझना जरूरी होता है। प्रिसिजन बताता है कि प्रेडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यूज में से कितनी एक्चुअली सही थीं। रिकॉल बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज में से मॉडल ने कितनी करेक्टली प्रेडिक्ट की। F1 स्कोर एक हार्मोनिक मीन होता है प्रिसिजन और रिकॉल का। ये तब यूजफुल होता है जब हमें दोनों मैट्रिक्स का बैलेंस चाहिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक विजुअल टूल होता है जो सही और गलत प्रेडिक्शंस को 4 हिस्सों में दिखाता है, TP, TN, FP, FN। ये सब मिलकर हमें मॉडल की सही पिक्चर दिखाते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को सिंपल तरीके से समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही प्रेडिक्शंस, ट्रू पॉजिटिव्स प्लस ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय कुल प्रेडिक्शंस। प्रिसिजन का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। F1 स्कोर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स प्रिसिजन टाइम्स रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिजन प्लस रिकॉल। अब सवाल उठता है कि कौन सा मैट्रिक कब इस्तेमाल करें। अगर आपका डेटा बैलेंस्ड है तो एक्यूरेसी ठीक मैट्रिक है, लेकिन अगर आपके पास रेयर इवेंट्स की प्रेडिक्शन है जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या डिजीज डायग्नोसिस, तो F1 स्कोर और रिकॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हम प्रिसिजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे ईमेल स्पैम फिल्टर में, लेकिन कहीं कहीं रिकॉल ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कैंसर डिटेक्शन में जहां एक भी मिस्ड केस भारी पड़ सकता है। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को डिटेल में समझते हैं। ये एक 2x2 टेबल होता है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसमें 4 वैल्यूज होती हैं, ट्रू पॉजिटिव TP, जहां मॉडल ने सही पॉजिटिव प्रेडिक्शन किया, ट्रू नेगेटिव TN, सही नेगेटिव प्रेडिक्शन, फॉल्स पॉजिटिव FP, जहां मॉडल ने गलत पॉजिटिव दिया, और फॉल्स नेगेटिव FN, जहां मॉडल ने एक्चुअल पॉजिटिव को गलत नेगेटिव बताया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि मॉडल कहां गलती कर रहा है और किस तरह की गलती ज्यादा हो रही है। ये मैट्रिक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है, जहां कई क्लासेस होती हैं। यही मैट्रिक्स फाउंडेशन बनाता है प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर जैसे मैट्रिक्स का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कंफ्यूजन मैट्रिक्स से डीबगिंग करना और मॉडल को फाइन ट्यून करना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे ROC कर्व और AUC स्कोर की, जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स के परफॉर्मेंस को समझने के लिए बहुत एडवांस्ड और पावरफुल टूल्स हैं। ROC का मतलब है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसमें हम TPR ट्रू पॉजिटिव रेट को FPR फॉल्स पॉजिटिव रेट के खिलाफ प्लॉट करते हैं। ये कर्व हमें बताता है कि थ्रेशोल्ड चेंज करने से मॉडल का बिहेवियर कैसे बदलता है। AUC का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। जितना AUC वैल्यू 1 के करीब होता है, मॉडल उतना ही बेहतर होता है। ROC AUC खासकर तब यूजफुल होता है जब हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या रेयर डिजीज प्रेडिक्शन। ये टूल्स हमें मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ कंपेयर करने की सुविधा भी देते हैं। उदाहरण के लिए आप ROC कर्व्स को एक ग्राफ पर ओवरले करके देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलायबल है। जब हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, टेम्परेचर फोरकास्टिंग या सेल्स एस्टिमेशन, तो हमें क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स की जगह अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की जरूरत होती है। इन प्रॉब्लम्स में आउटपुट एक कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, इसलिए हम एक्यूरेसी जैसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय 3 सबसे कॉमन रिग्रेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, MAE मीन एब्सोल्यूट एरर, MSE मीन स्क्वायर्ड एरर और RMSE रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। MAE बताता है कि प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच औसत अंतर कितना है। MSE बड़े एरर्स को ज्यादा पेनलाइज करता है क्योंकि इसमें डिफरेंस को स्क्वायर किया जाता है।
RMSE MSE का स्क्वायर रूट होता है और इसका यूनिट भी ओरिजिनल प्रिडिक्शन के जैसा होता है, इसलिए इसे इंटरप्रेट करना आसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका RMSE 5000 रुपीज है और आप घर की कीमत प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि मॉडल एवरेज 5000 रुपीज तक गलत हो सकता है। अब हम इन 3 मैट्रिक्स के फॉर्मूलाज और यूज को और डिटेल में समझते हैं। MAE कैलकुलेट करने के लिए हम हर प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। ये बहुत इंट्यूटिव मेट्रिक है क्योंकि ये सीधा बताता है कि प्रेडिक्शंस में औसतन कितनी गलती हो रही है। वहीं MSE में हम स्क्वायर एरर लेते हैं, जिससे बड़े एरर्स का असर और ज्यादा हो जाता है। ये यूजफुल होता है जब हम बड़े एरर्स को सीरियसली लेना चाहते हैं। RMSE उसी MSE का स्क्वायर रूट है और इसका एडवांटेज ये है कि इसका यूनिट एक्चुअल आउटपुट जैसा होता है, जैसे रुपी, डिग्री सी या किलोमीटर। अक्सर ML प्रैक्टिशनर्स तीनों मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर यूज केस के अनुसार बेस्ट मैट्रिक को चुनते हैं। एरर्स को विजुअलाइज करने के लिए प्रिडिक्शन vs एक्चुअल वैल्यू के स्कैटर प्लॉट्स या रेजिडुअल प्लॉट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब जब मॉडल ट्रेंड और इवैल्यूएट हो चुका है, अगला कदम है उसे रियल वर्ल्ड में यूज करना, जिसे हम मॉडल डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि यहीं से मॉडल एंड यूजर्स को डायरेक्टली सर्व करता है। मॉडल को डिप्लॉयमेंट के लिए एक ऐप, वेबसाइट या क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सर्व किया जाता है। इसके लिए फ्लास्क या फास्ट एपी जैसे लाइटवेट पाइथन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है। अगर मॉडल को स्केलेबल बनाना हो तो डॉकर और कुबरनेटिस जैसे टूल्स यूज होते हैं। डिप्लॉयमेंट से पहले थरो टेस्टिंग जरूरी है ताकि बग्स या परफॉर्मेंस इश्यूज ना आए। मॉडल को एक API के रूप में एक्सपोज किया जाता है ताकि एक्सटर्नल सिस्टम्स उसे क्वेरी कर सकें। उदाहरण के लिए, एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को बैंक के लोन अप्रूवल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट के बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और अपडेट्स भी जरूरी होते हैं ताकि मॉडल लंबे समय तक सही से काम करता रहे। मॉडल डिप्लॉय हो जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, बल्कि मॉनिटरिंग सबसे जरूरी स्टेप होता है जो अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। मॉडल परफॉर्मेंस को टाइम के साथ ट्रैक करना जरूरी होता है क्योंकि डेटा और यूजर बिहेवियर लगातार बदलते रहते हैं। मॉनिटरिंग के दौरान हम एक्यूरेसी, एरर रेट और रिस्पॉन्स टाइम जैसे मैट्रिक्स ऑब्जर्व करते हैं। अगर मॉडल की परफॉर्मेंस गिर रही है तो यह सिग्नल हो सकता है मॉडल ड्रिफ्ट का। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं जो लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं। गूगल क्लाउड, AWS SageMaker या कस्टम डैशबोर्ड्स में यह सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन इंजन पहले 60% एक्यूरेट था लेकिन अब 40% हो गया है, तो हमें अलर्ट मिलना चाहिए। मॉनिटरिंग से हमें पता चलता है कि कब रीट्रेनिंग करना है और कब इंटरवेंशन की जरूरत है। यह स्टेप ML को ट्रूली प्रोडक्शन ग्रेड बनाता है। मॉडल ड्रिफ्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें मॉडल की परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन या यूजर बिहेवियर बदल जाता है। इसे हम एक तरह का कॉन्सेप्ट शिफ्ट कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल 2022 के डेटा पर ट्रेंड है, तो 2024 में नए इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। ड्रिफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मॉनिटर करते हैं और बेसलाइन से कंपेयर करते हैं। अगर एक्यूरेसी अचानक गिरने लगे या प्रिडिक्शन एरर्स बढ़ जाएं, तो ये ड्रिफ्ट का सिग्नल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए पीरियोडिक रीट्रेनिंग जरूरी होता है, यानी मॉडल को नए डेटा से दोबारा ट्रेन करना। शेड्यूल्ड रीट्रेनिंग, वर्जन कंट्रोल और मॉडल हिस्ट्री लॉग्स जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। साथ ही फीचर अपडेट्स भी जरूरी हो सकते हैं क्योंकि पुराने फीचर्स अब यूजफुल नहीं रहे होंगे। ML लाइफ साइकिल में कई टूल्स हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और काम को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले है ML फ्लो। ये एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, जिससे हम अलग अलग रन्स, पैरामीटर्स और रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं। फिर है एयरफ्लो, जो पूरे ML पाइपलाइन को मैनेज करता है, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक। DVC डेटा वर्जन कंट्रोल डेटा और मॉडल वर्जन्स को गीत की तरह मैनेज करता है। टेंसर बोर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर बहुत पॉपुलर है। ये मॉडल को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करने देता है। कुबरनेटिस हेल्प करता है लार्ज स्केल मॉडल्स को मैनेज और स्केल करने में। और गीत तो वर्जन कंट्रोल के लिए हमेशा ही जरूरी है। इन सारे टूल्स को मिलाकर जो प्रोसेस बनता है उसे हम MLOPs कहते हैं, यानी डेवऑप्स प्लस मशीन लर्निंग। ये पूरे लाइफ साइकिल को प्रोफेशनल और रिपीटेबल बनाता है। एक्सप्लेनेबिलिटी यानी ये समझना कि मॉडल ने कोई फैसला क्यों लिया, ये मॉडर्न AI सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी है, खासकर लीगल, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसी फील्ड्स में।
अगर एक मॉडल कहता है कि लोन रिजेक्ट होना चाहिए, तो ये जानना जरूरी होता है कि किन फीचर्स की वजह से ऐसा कहा गया। एक्सप्लेनेबिलिटी से यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रांसपेरेंसी आती है। इसके लिए शैपली एडिटिव एक्सप्लेनेशंस और लाइम लोकल इंटरप्रेटेबल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। ये टूल्स बताते हैं कि प्रिडिक्शन में कौन कौन से फीचर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। एक्सप्लेनेबिलिटी फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देती है और कई बार गवर्नमेंट रेगुलेशंस के तहत भी मैंडेटरी होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में जीडीपीआर लॉ कहता है कि ऑटोमेटेड डिसीजंस को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेबिलिटी एथिकल एआई का फाउंडेशन है और आज की रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट का जरूरी हिस्सा बन चुका है। चलिए अब पूरे एमएल मॉडल लाइफ साइकिल का एक क्विक समरी करते हैं। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट और प्री प्रोसेस करते हैं, इसे क्लीन, स्केल और एनकोड करते हैं। फिर डेटा सेट को 3 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट सेट्स। इसके बाद मॉडल को ट्रेन किया जाता है, जिसमें पैरामीटर्स एडजस्ट होते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए हम वैलिडेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन आता है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन मैट्रिक्स के जरिए मॉडल की क्वालिटी जांचते हैं। फिर मॉडल को डिप्लॉय किया जाता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉनिटरिंग किया जाता है ताकि ड्रिफ्ट डिटेक्ट हो सके। समय समय पर मॉडल को रिट्रेन किया जाता है। इन सभी स्टेप्स को हम टूल्स जैसे एमएल फ्लो, एयरफ्लो और डॉकर से मैनेज करते हैं। पूरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेशन और वर्जन कंट्रोल से ट्रैक होती है ताकि फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स ईजी हों। अब हम इस लेक्चर का एक संक्षिप्त रिकैप करेंगे और साथ ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी समझेंगे जो अक्सर मशीन लर्निंग मॉडल बनाते समय हो जाती हैं। सबसे पहली बात, एमएल लाइफ साइकिल एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। कई बार आपको ट्रेनिंग के बाद फिर से डेटा क्लीन करना पड़ सकता है या फीचर इंजीनियरिंग दोबारा करनी पड़ती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है डेटा क्वालिटी को इग्नोर करना। अगर रॉ डेटा में एरर्स, मिसिंग वैल्यूज या बायस है तो मॉडल कभी सही प्रेडिक्ट नहीं करेगा। तीसरी गलती होती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को गलत करना, जिससे इवैल्यूएशन बायस्ड हो जाती है। कुछ लोग वैलिडेशन सेट को इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली टेस्ट पर ट्यूनिंग करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा ओवरफिटिंग तब होता है जब हम हाइपर पैरामीटर सही से ट्यून नहीं करते या रेगुलराइजेशन अप्लाई नहीं करते। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉडल को मॉनिटर न करना भी एक बड़ी चूक है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन करना भी जरूरी है ताकि फ्यूचर में रीट्रेनिंग और डीबगिंग आसान हो। अब बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस की, जिससे आप इस लेक्चर की समझ को सेल्फ चेक कर सकते हैं। पहला सवाल है, एमएल लाइफ साइकिल के मेन स्टेजेस क्या होते हैं? इसमें आप डेटा कलेक्शन से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक के हर स्टेप को समझाइए। दूसरा सवाल, ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेशन डेटा सेट्स को कैसे और क्यों स्प्लिट करते हैं? फिर पूछा गया है, हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं, जैसे लर्निंग रेट और डिसीजन ट्री की डेप्थ। फिर आता है, ओवरफिटिंग क्या होता है और इसे कैसे अवॉइड करें? इसके बाद क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स जैसे प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर को एक्सप्लेन करना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्या रोल है, यह भी पूछा गया है। और रॉसी AUC क्या होते हैं, उन्हें सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। इन सभी सवालों का मकसद है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सुना नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिकली समझा भी है। ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स विथ स्मॉल एग्जाम्पल्स। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करेंगे। पहला सवाल है, MAE, MSE और RMSE के फॉर्मूलाज लिखिए। याद रखिए, ये तीनों रिग्रेशन मैट्रिक्स हैं और हर एक का अपना पर्पस है। दूसरा सवाल, मॉडल डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है? इसमें टूल्स, API और एनवायरनमेंट सेटअप की बात कीजिए। तीसरा सवाल है, मॉडल ड्रिफ्ट क्या होता है और एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि कस्टमर बिहेवियर चेंज होने पर रिकमेंडेशन इंजन आउटडेटेड हो जाता है। चौथा सवाल, एमएल लाइफ साइकिल में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? कम से कम 5 नाम बताइए। पांचवा सवाल, फीचर सिलेक्शन का क्या रोल होता है? इसके बाद रेगुलराइजेशन कैसे मॉडल को ट्रेन करने में मदद करता है, ये बताइए। रिग्रेशन मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट कीजिए। और आखिर में, एक्सप्लेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रियल वर्ल्ड रेलेवेंस बताइए। ये सवाल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन एबिलिटी दोनों को चेक करते हैं। विवावोस क्वेश्चंस पार्ट 1 में कुछ फंडामेंटल और शॉर्ट आंसर टाइप सवाल दिए गए हैं जो आपको फेस टू फेस डिस्कशंस या ओरल एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। पहला सवाल, एमएल मॉडल लाइफ साइकिल क्या होता है? इसका स्टेप वाइज ओवरव्यू देना जरूरी है। दूसरा सवाल, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है
उदाहरण के साथ बताइए, जैसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तीसरा, एक रेगुलराइजेशन मेथड का नाम बताइए, जैसे L1 या L2। फिर पूछा गया है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है? अगला, अंडरफिटिंग क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं? AUC क्या रिप्रेजेंट करता है, यह भी बताना है, जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को थ्रेशोल्ड के अक्रॉस मेजर करता है। RMSE क्या है, इसका मतलब और यूज बताइए। और टेस्ट डेटा का मेन पर्पस क्या होता है, यह भी सिंपल तरीके से समझाइए। ये सब सवाल आपके कॉन्सेप्ट की डेप्थ और क्लैरिटी को असेस करते हैं। विवावोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में थोड़े एडवांस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या दिखाता है? इसमें आप TP, FP, FN और TN एक्सप्लेन करें। दूसरा, L1 और L2 रेगुलराइजेशन क्या होते हैं और ये मॉडल को ओवरफिटिंग से कैसे बचाते हैं? फिर पूछा गया है, 2 डिप्लॉयमेंट टूल्स के नाम बताइए, जैसे फ्लास्क और डॉकर। चौथा सवाल, मॉडल ड्रिफ्ट क्या होता है? इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दें, जैसे न्यूज ट्रेंड्स बदलने से NLP मॉडल आउटडेटेड हो जाना। पांचवां सवाल, MAE और MSE में क्या अंतर होता है? MAE एब्सोल्यूट एरर बताता है और MSE लार्ज एरर्स को ज्यादा पेनलाइज करता है। फिर पूछा गया है, कोई एक एक्सप्लेनेबिलिटी टूल का नाम बताइए, जैसे शैप या लाइन। MLOPs क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बताता है कि ML वर्कफ्लो को प्रोडक्शन ग्रेड कैसे बनाया जाता है। और आखिर में, वैलिडेशन क्यों जरूरी है, इसका रेलेवेंस बताना है। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, आपने इस लेक्चर में मशीन लर्निंग मॉडल के पूरे लाइफ साइकिल को डिटेल में समझा, जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग तक के सभी स्टेप्स शामिल थे। आपने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, क्रॉस वैलिडेशन, एक्सप्लेनेबिलिटी और टूल्स जैसे ML फ्लो और डॉकर के बारे में सीखा। अब आप समझ गए हैं कि एक मॉडल सिर्फ एक्यूरेसी लाने के लिए नहीं, बल्कि एथिकल, एक्सप्लेनेबल और रिलायबल होने के लिए भी अच्छी तरह से प्लान और मॉनिटर किया जाना चाहिए। अगले लेक्चर में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे डिसीजन ट्रीज, के नियरेस्ट नेबर्स और नाइव बेस को डिटेल में समझेंगे। तो तैयार रहिए एक नए सेशन के लिए, जहां हम मॉडल की अंदरूनी स्ट्रक्चर को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर लर्निंग विद सच फोकस। मिलते हैं अगले लेक्चर में।